हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट शीयर स्ट्रेंथ का टेस्ट ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस टेस्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर शीयर स्ट्रेंथ चैप्टर। ठीक है, इस टेस्ट को डिस्कस किए बिना शीयर स्ट्रेंथ के चैप्टर को पढ़ना इज अ क्राइम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। और जो आपके सिलेबस में टेस्ट है शीयर स्ट्रेंथ वाले, उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मैं टेस्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। ठीक है, तो इस टेस्ट में हम करते क्या है, इस टेस्ट में हम एक सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन की हाइट विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स डाया। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हुज हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स डाया। जनरली जो डायमेंशंस होते हैं, दिस इज जनरली कि डाया 38 mm होता है, हाइट 76 mm, या डाया 50 mm एंड हाइट 100 mm, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो ट्रायएक्सियल शीयर टेस्ट वाला एपरेटस है उसकी कौन सी डायमेंशन है, उसकी क्या डायमेंशन है। राइट, तो वैसे हमारे सैंपल की डायमेंशन भी उस तरीके की वेरी करेंगी। तो एक हमने स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लिया, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, जिसकी हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स डाया। प्रिपेयर करके अभी हम पहुंच गए इधर। साथ साथ में आपको दिखाता जाऊंगा कि हम डायग्राम में कहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में एक्सप्लेन, साथ में डायग्राम, दोनों चीजें साथ साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं इधर। राइट, इधर हम पहुंच चुके हैं। तो ये वाला जो आपको इधर ये वाला दिख रहा है ना, ये सर्कुलर सा और नीचे एक सर्कुलर, टोटल एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बन गया। ये हमारा सॉइल है, दिस इज आवर सॉइल। इस सॉइल के ऊपर और नीचे हमने पोरस डिस्क को लगाया हुआ है। पोरस डिस्क, इसको क्यों? पोरस मतलब जिसमें छेद हो, पोरस डिस्क। इसको क्यों लगाया हुआ है? इसको हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये वाला सॉइल जब कंसोलिडेशन इसकी होगी, तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन तो तब होगी जब इसमें से पोर वाटर निकलेगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। जब पोर वाटर निकलेगा तब इसकी कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए ताकि पानी को निकलने के लिए एक रास्ता मिल सके, तो इसलिए हमने ऊपर और नीचे दो पोरस डिस्क लगाई हुई है। ठीक है, ये इसको एक स्ट्रेंथ, फर्म स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है इस स्पेसिमेन को। ठीक है, और एक माध्यम भी है, दिस इज ऑल्सो मीडियम बाय विच द पोर वाटर जो इस सैंपल में है वो डिसिपेट हो सके। ठीक है, तो दिस इज अ पोरस डिस्क। Probably with other pen I should write this. This is a porous disc. Porous disc. ऊपर और नीचे porous disc. No. ऊपर और नीचे हमने porous disc को लगा दिया। इसके बाद इस porous disc के ऊपर और इसके नीचे हम क्या लगाते हैं? टॉप कैप और बॉटम कैप को। ठीक है, दिस इज टॉप कैप। टॉप कैप और बॉटम कैप से क्या हो रहा है कि हमारा जो सैंपल है ये अच्छी तरह एक फर्म पोजीशन में अब होल्ड करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ टॉप कैप, दिस वन टॉप कैप, और इधर नीचे बॉटम कैप। एक सिमेट्री हमने बनाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सॉइल, अभी मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं उसको। एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हमने तैयार कर लिया। ठीक है, जिसकी हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स डाया। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन एक तैयार हो गया आपके पास। इसके ऊपर और नीचे हमने पोरस डिस्क लगा दी। फिर इस पोरस डिस्क ऊपर वाली के ऊपर टॉप कैप, नीचे वाले के नीचे बॉटम कैप। ठीक है, एक प्रॉपर हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने डाल दिया रबर मेम्ब्रेन में या लेटेक्स मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी आप इसको कह सकते हो। लेटेक्स वो मटेरियल का नाम है जिससे ये मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, एक इलास्टिक मटेरियल होता है लेटेक्स रबर का, उसको हम फिर लेटेक्स कहते हैं, इसलिए इस रबर मेम्ब्रेन को हम लेटेक्स मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। तो इस रबर मेम्ब्रेन में हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर की होती है जनरली, रेड और ऑरेंज, तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर से ही डिनोट किया है। ठीक है, ताकि जो एक्चुअल है उसमें थोड़ी सिमिलरिटी आपको नजर आने लग जाए।
तो ये इस सारे को सॉइल, पोरस डिस्क, टॉप कैप, बॉटम कैप सबको मिला के जो एक हमारे पास बन गया ना सेटअप सा, उसको हमने डाल दिया रबर मेम्ब्रेन में, राइट। दिस इज अ रबर मेम्ब्रेन, जो रेड से मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर रबर मेम्ब्रेन। सारे को हमने रबर मेम्ब्रेन में डाल दिया। अब क्या, जब हमने रबर मेम्ब्रेन में इसको डाल दिया तो उसके बाद हमने अपने जो ये अपरेटस पूरा जो एक सेटअप सा बन गया, ठीक है, इसको हमने जो ये पेडेस्टल है, ये पूरा जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट का अपरेटस है ना, ठीक है, इसमें जो ये यहां पर हियर पेडेस्टल है, इस पे हम फिक्स कर देते हैं अपने सॉइल के इस सेटअप को जो हमने रबर मेम्ब्रेन में डाल दिया, ठीक है। इसमें हमने अभी यहां पर फिक्स कर दिया, दिस इज अ पेडेस्टल, ठीक है। एक सैंपल बना लिया, ठीक है, ऊपर और नीचे पोरस डिस्क लगा दी, फिर उसके ऊपर और नीचे हमने टॉप कैप और बॉटम कैप लगा दिया, रबर मेम्ब्रेन में डाल दिया। अब इसको फिक्स कर दो पेडेस्टल पर, जो ये नीचे पेडेस्टल है इस पे हमने कर दिया फिक्स, ताकि ये जब भी इस पर अलग अलग स्ट्रेसेस लगे, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट तो तभी कर पाएंगे ना जब इस पे स्ट्रेस लगे, उस स्ट्रेस की रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सके, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी उसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेस तो लगानी है, तो ये एक जगह में टिका रहे, ठीक है, इधर उधर हिले डुले ना, तो इसलिए इसको पेडेस्टल पे यहां पर लगा दिया, ठीक है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम हमारे इस ग्राउंड के जेड डेप्थ पे जो भी सॉइल पार्टिकल होगा या जो भी एक पर्टिकुलर सॉइल होगा उसको हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा हम कितना रेप्लिकेट कर सकते हैं यहां पर, उतना रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होगा, ये तो आपको एज ए बेसिक मैंने बताया कि हम अपने सेटअप जो सॉइल का होगा उसको कैसे करेंगे। अब हमारा टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। अभी तक तो आपको मैं एक जिस्ट दे रहा था, अब शुरू करूंगा। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो एक पैसेज आपको नजर आ रहा है ना, एक रास्ता नजर आ रहा है, इस रास्ते से मैं सेल फ्लूइड को अंदर भेजूंगा, ठीक है। सेल फ्लूइड, इट इज जनरली वाटर, इट इज generally water, however oil can also be used, हमारे सिलेबस में इट इज वाटर, ठीक है, पर एक्चुअल में जब हम टेस्ट करते हैं तो ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, बट ऑयल इज जनरली यूज जब हम रॉक्स पे टेस्ट करें। जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट जो हम कर रहे हैं ना, ये रॉक्स की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए भी, जो रॉक के कोर्स है उनको स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑयल को, बिकॉज ऑयल एक ऐसा फ्लूइड है जो कंप्रेस कम होता है वाटर से, ठीक है, और उस पर हम ज्यादा स्ट्रेसेस लगा सकते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रेसेस लगाने पर ऑयल विल कंप्रेस लेस देन वाटर, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से सहायता करता है टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बट ये हम तब यूज करते हैं जब हम रॉ कोर्स पे स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो, या हमारे मान लीजिए अपरेटस में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ टूटा हुआ है, हमको लीकेज का डर है, तो ऑयल लीक कम करता है कंपेयर टू वाटर, तो फिर भी हम ऑयल का यूज कर लेते हैं, राइट। तो सेल फ्लूइड जनरली वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑयल का यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया, पर आपके सिलेबस में इट इज वाटर, ठीक है ना। ऑयल का क्वेश्चन अगर गेट में आया तो वो तो तब आएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब देखना हो कि एक्चुअल कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि जो रैंक डिसाइड करे, कि सभी से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जो रैंक डिसाइड कर सकता है, जो एप्टीट्यूड एक्चुअल में टेस्ट करना है किसी स्टूडेंट का, फिर वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नाउ
इधर से हम क्या करेंगे, सेल फ्लूइड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इधर से सेल फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सेल फ्लूइड क्या करेगा, ये सेल फ्लूइड जैसे हमारा ये वाला पार्टिकल है ना सॉइल का जेड डेप्थ पे, ये चारों तरफ से सॉइल से गिरा हुआ, ये वाला पार्टिकल ध्यान दीजिए, चारों तरफ से गिरा हुआ, किससे, सॉइल से। तो मतलब चारों तरफ से इस पे एक कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, सॉइल ही लगा रहा है वो डेफिनेटली। तो चारों तरफ से इस पार्टिकल के ऊपर एक कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, जो इसको कन्फाइन किया हुआ है जिसने, ठीक है। तो वैसे ही यहां से जब हम सेल फ्लूइड इधर से एंट्री उसकी कराएंगे, तो इस सैंपल को ये चारों तरफ से कन्फाइनमेंट देगा, एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएगा चारों तरफ से, राइट, चारों तरफ से एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगेगा इस सिलेंड्रिकल सैंपल के ऊपर बाय दिस सेल फ्लूइड, जो कि जनरली वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। और ये इस चीज को रेप्लिकेट कर रहा है, जो जेड डेप्थ पे हमारा जो सॉइल का पार्टिकल होता है, ये चारों तरफ से गिरा होता है, बाय सॉइल ही होता है वो चारों तरफ से गिरा हुआ, और वो जो चारों तरफ से सॉइल से गिरा होता है वो इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, उसी कन्फाइनिंग प्रेशर को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं सेल फ्लूइड विच इज जनरली वाटर। ये तो होती है स्टेज 1 ट्रायक्सियल शियर टेस्ट की, स्टेज 1 की अभी मैंने बात करी है, ठीक है। अभी पूरी नहीं हुई, कर रहा हूं। जब हम ये कर देते हैं, इसमें पूरी चारों तरफ से कन्फाइनमेंट इस पे लगाते हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो हमारा सैंपल है ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे चारों तरफ से लग रहे हैं, और फिर पोर वाटर भी बाहर निकलेगा, फिर ये कंसोलिडेट करेगा। पर ये तभी फिर कंसोलिडेट होगा अगर हम इस पोर वाटर को बाहर निकलने दें। ध्यान दीजिए, कंसोलिडेशन तभी होती है जब पोर वाटर बाहर निकले, और उस पोर वाटर के बाहर निकलने से जो स्ट्रेसेस आउटसाइड से लगी हैं वो ट्रांसफर हो जाए टू सॉइल सॉलिड्स, तभी कंसोलिडेशन होती है। पोर वाटर के निकलने के बिना स्ट्रेसेस कैन नॉट ट्रांसफर टू सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेटली इसकी कंसोलिडेशन होगी, पर उसकी एक शर्त है कि पोर वाटर बाहर निकले। तो पोर वाटर के बाहर निकलने का एक पैसेज हमने ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है। इधर से पोर वाटर बाहर निकलेगा, राइट, फ्रॉम दिस, इधर से पोर वाटर बाहर निकलेगा, राइट। इट डेफिनेटली कुछ हमने ऐसा सेटअप भी किया हुआ होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पोर वाटर बाहर निकल पाए, या अगर ऊपर से ही निकल रहा है, पर डेफिनेटली दोनों तरफ से निकले, क्योंकि पोरोस डिस्क हमने दोनों तरफ से लगाई है। दिस इज अनदर सिंपलर डायग्राम ऑफ ट्रायक्सियल शियर टेस्ट, ठीक है। तो फिर इसकी जब कंसोलिडेशन होगी ड्यू टू दिस सेल फ्लूइड, ठीक है, जो कि जनरली वाटर होता है, तो फिर इसमें से पोर वाटर बाहर निकलेगा। जब पोर वाटर बाहर निकलेगा, सो इसको एक पैसेज चाहिए होगा, दिस विल प्रोवाइड इट्स पैसेज, जो हमने अपने एपरेटस में किया होता है फॉर द डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर, ठीक है। तो ये ड्रेनेज का यहां पर काम हो रहा है, ऐसे यहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये ड्रेनेज के थ्रू ऐसे निकल पाएगा अगर हम ये ड्रेनेज वॉल्व ओपन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम ये वाली ड्रेनेज वॉल्व ओपन करते हैं, यहां पर एक वॉल्व होती है, अगर हम इस ड्रेनेज वॉल्व को ओपन करेंगे तो इसकी कंसोलिडेशन भी होगी, और डेफिनेटली यहां से पोर वाटर बाहर भी निकलेगा। पर अगर हम ये ड्रेनेज वॉल्व ओपन नहीं करते तो इसकी कंसोलिडेशन नहीं होगी, और पोर वाटर बाहर नहीं निकलेगा। पोर वाटर बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें एक एक्स्ट्रा पोर वाटर बनने लग जाएगा, राइट, एक एक्सेस पोर वाटर बनने लग जाएगा। उस एक्सेस पोर वाटर को हम मेजर कर सकते हैं बाय पोर वाटर मेजरमेंट एपरेटस, जो कि इसी सेटअप का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां से हम मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम दिस पाथ वी कैन मेजर पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। ये जो पाथ है यहां से जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू अ पैसेज विच मेजर्स पोर वाटर प्रेशर, कि इसमें कितना पोर वाटर प्रेशर बन गया है। ये ध्यान दीजिए, ये वाला जो रास्ता है ये फ्लूइड के निकलने के लिए नहीं है, ये पानी जो पोर वाटर है उसके निकलने के लिए नहीं है, ये पोर वाटर जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बन गया उसको मेजर करने के लिए, राइट। सो दिस पैसेज कनेक्ट्स टू पोर वाटर मेजरमेंट, यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है।
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज। अब क्या होता है कि कई बार हमको एक बैक प्रेशर भी देना पड़ता है। ये जो टेस्ट है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, तो आपकी मुझे थोड़ी पेशेंस चाहिए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसलिए मैं इसको आराम आराम से थोड़े थोड़े पार्ट्स में समझा रहा हूं, राइट। तो देखिए यहां तक अभी हम पहुंच चुके हैं कि अगर तो आपने पोर वाटर अलाउ कर दिया तो इसकी कंसोलिडेशन हो जाएगी और इधर से ये ड्रेनेज इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आप पोर वाटर मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप इसकी ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं बन रहा। तो इधर जो वॉल्व होगी वो क्लोज होगी, ठीक है। एक इसमें भी वॉल्व होती है, इस सभी जहां जो भी हमने पैसेज बनाए ना, चाहे ये वाला पैसेज है, चाहे ये वाला पैसेज है, चाहे ये वाला पैसेज है, सभी पर वॉल्व लगी होती हैं, ठीक है, ताकि हम अलाउ कर पाए कि पानी इसमें से अंदर या बाहर जा पाएगा या नहीं, ठीक है ना। तो जब तो हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तब इसकी कंसोलिडेशन भी होगी और पोर वाटर प्रेशर हम मेजर नहीं करेंगे। तो ये वाली वॉल्व खुली है तो ये वाली फिर बंद होगी, राइट। अगर हम कंसोलिडेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ड्रेनेज वॉल्व डेफिनेटली ये बंद होगी, क्योंकि अगर ये खुली है फिर तो पोर वाटर प्रेशर, फिर तो पोर वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर पोर वाटर बाहर निकल गया तो इसकी कंसोलिडेशन हो जाएगी, पर हमने कंसोलिडेशन नहीं होने देनी, हमने कंसोलिडेशन नहीं होने देनी, तो ड्रेनेज वॉल्व को बंद करना पड़ेगा। ड्रेनेज वॉल्व को बंद करना पड़ेगा तो डेफिनेटली पोर वाटर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इसमें बनेगा। जब इसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बनेगा तो उसको मेजर भी करना पड़ेगा। उसको हम इधर से मेजर कर सकते हैं बाय पोर वाटर मेजरमेंट। यहाँ पर हमारा एपरेटस होता है प्रॉपर, उससे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। दिस इज अ पोर वाटर मेजरमेंट, इधर से दिस इज अ पैसेज। जब इसकी हम कंसोलिडेशन नहीं अलाउ कर रहे तो उस केस में ये वॉल्व बंद होगा, दिस विल बी ओपन। अगर ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तो दिस वॉल्व will be open and this will be closed, right now। अब क्या होता है कि कई बार, let me have a sip of water। कई बार क्या होता है कि हमको जो ये ड्रेनेज वाला रास्ता है ना, इधर से बैक प्रेशर भी देना पड़ता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ टेस्ट। ये जो हमने सेल फ्लूइड इधर से डाला है ना, तो हमने अपना टेस्ट शुरू कर दिया, तब हमारा टेस्ट तब शुरू हुआ है जब हमने इधर से सेल फ्लूइड की एंट्री कर दी। उस पॉइंट पे हमारा टेस्ट शुरू हो गया। कई बार मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट शुरू करने से पहले हमको एक बैक प्रेशर भी देना पड़ता है। इसी रास्ते से, जिस रास्ते से ड्रेनेज हो रही है ना इसकी, उसी रास्ते से हमको कई बार एक बैक प्रेशर भी देना पड़ता है। उस बैक प्रेशर का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि मान लीजिए कि ज्यादा तरफ से होता भी है कि जो हम ऐसे हमारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट का जो ये टेस्ट है, दिस इज डन ऑन सैचुरेटेड सॉइल। तो मान लीजिए कि हमने सैचुरेटेड ऐसे सैंपल अपना बनाया तो सही, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन एक हमने बना दिया whose height is twice of its dia, जो कि सैचुरेटेड है, कोई शक नहीं। पर कई बार क्या होता है कि ना इसमें कुछ एयर पॉकेट्स रह जाती हैं, उसमें एयर बबल्स कुछ कुछ रह जाएंगे, राइट। एयर पॉकेट्स कह लो, एयर बबल्स कह लो, एक ही बात है। हवा के बुलबुले वो इसमें ना कई बार रह जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए कि एयर बिल्कुल भी ना रहे, एयर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फॉल्टी इसके रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास ना, एयर नहीं रहनी चाहिए। एयर बबल्स को निकालने के लिए हमको कई बार यहां पे बैक प्रेशर देना पड़ता है। यहां से बैक प्रेशर, उस बैक प्रेशर से जो भी यहां पर एयर के बबल्स हैं दे विल बी फिल्ड बाय वाटर और एयर यहां से निकल जाएगी। पर एयर को निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो उस एयर को निकलने के लिए यहां पर हमारे पास लगी होती है एयर ब्लीडिंग वॉल्व। ये वाली जो ब्लू से आपको नजर आ रही है ना, दिस इज एयर ब्लीडिंग वॉल्व, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रेनेज जो है, ठीक है, इसकी जगह कई बार हमको इसी रास्ते से
बैक प्रेशर भी देना पड़ता है टू सैचुरेट द सॉइल। बैक प्रेशर कई बार हमको इधर से देना पड़ता है टू प्रॉपरली सैचुरेट द सॉइल, और इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहे उसको टेक केयर करने के लिए, ठीक है, बैक प्रेशर। और वो जो हवा है, जो एयर के बबल्स हैं, वो जो यहां पर हेयर एयर ब्लीडिंग वॉल्व लगी है वो निकाल देगी, ठीक है, दिस इज एयर ब्लीडिंग वॉल्व। पर ये हम टेस्ट शुरू करने से पहले करते हैं। टेस्ट कब शुरू हुआ है? जब ये सेल फ्लूइड हमने यहां पर डाल दी, ठीक है, सेल फ्लूइड हमने यहां पर डाला था ना, ताकि एक प्रॉपर तरीके से ओवरऑल इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लग सके। जो यहाँ पर जेड एफ पे सॉइल का पार्टिकल है वो चारों तरफ से इट इज कन्फाइंड बाय सॉइल इटसेल्फ, उसको रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे सेल फ्लूइड डाला था। जब ये सेल फ्लूइड डाला तब हमारा टेस्ट शुरू हो गया। टेस्ट शुरू करने से पहले हमको कई बार बैक प्रेशर देना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर बैक प्रेशर दिया तो डेफिनेटली हम उसको वैल्यू लेंगे उसकी, और उसकी वैल्यू हम वो वाली लेंगे एज ए पोर वाटर प्रेशर ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस जो हमारे सॉइल सैंपल है। बिकॉज डेफिनेटली ये एक पानी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसमें, ओके, आई एम सेटिस्फाइड कि वो एयर उसमें से बाहर निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है, एयर ब्लीडिंग वॉल्व हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है, बट डेफिनेटली ये एक हम पानी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सैंपल में, तो इसको एज ए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की हम उसकी तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, कि पोर वाटर प्रेशर एडिशनल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए पोर वाटर प्रेशर, एज ए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, बैक प्रेशर, ठीक है। मतलब जो भी आपकी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू है आप उसमें ये ऐड कर दोगे जो भी आपने बैक प्रेशर यहां से दिया है, अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो इस बैक प्रेशर को आप जीरो लेके चलो, जीरो, क्योंकि हर बार हम ये बैक प्रेशर इंट्रोड्यूस नहीं करते। ये डिपेंड करेगा कि हमारा सॉइल कैसा है, और जो इंजीनियर ये टेस्ट कर रहा है उसकी जजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बैक प्रेशर हम कई बार इंट्रोड्यूस करते हैं, कई बार नहीं करते। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसको ले लो, जितना भी दिया हुआ है इसको टेक इट एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, यू जो भी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो इसको, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर नहीं दिया तो बैक प्रेशर को इग्नोर कर दो, टेक इट इक्वल टू जीरो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया निग्लेक्ट बैक प्रेशर तो बढ़िया, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता ही दिया कि बैक प्रेशर इक्वल टू जीरो लेके चलना है, ओके, वी आर ओके विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो स्टेज वन मैंने आपको समझा दी। स्टेज वन में आइदर कंसोलिडेशन विल हैपन और नॉट। स्टेज वन कौन सी थी? जब सेल फ्लूइड हमने इसमें डाला और इसकी चारों तरफ से कन्फाइनमेंट होने लग गई, उस कन्फाइनमेंट के बाद अगर हमने ड्रेनेज अलाउ करी तो कंसोलिडेशन होगी, अगर ड्रेनेज अलाउ नहीं करी तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, ठीक है। स्टेज वन हमको यही बता रही है। दो स्टेजेस होती है ना इसमें, इसलिए अब मैं स्टेज वन का नाम आपको दे रहा हूं। आइदर कंसोलिडेशन हो रही है या नहीं हो रही स्टेज वन में, ठीक है, बस ये हमको पता चल रहा है। स्टेज टू में क्या होता है? स्टेज टू में ये होता है कि हम एक एडिशनल एक्सियल लोड लगाते हैं अपने इस सॉइल सैंपल के ऊपर। ये जो आपको ऐसे बड़ा सा नजर आ रहा है ना, यहाँ पर ऐसे सा एक यहाँ पर सेटअप सा नजर आ रहा है, इससे हम एक एडिशनल एक्सियल लोड लगाते हैं इसके ऊपर, इस सॉइल सैंपल के ऊपर, राइट, एडिशनल एक्सियल लोड। दिस इट कैन बी नोटेड विद दिस। यहां से हम एक एक्सियल लोड लगाएंगे अपने सॉइल सैंपल के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो भी हमने जेड डेप्थ के ऊपर जो यहां पर सॉइल सैंपल लिया था, उसका जब हमने एक स्ट्रेस एलिमेंट लिया था यहां पर, तो सिग्मा 1 ऊपर से लग रहा था, राइट, इधर से सिग्मा 3 लग रहा था, राइट, एम आई राइट? ऐसे था। तो जो तो कन्फाइनिंग प्रेशर लगा चारों तरफ से, उसने इस चीज को रेप्लिकेट किया, ओके। सो डेफिनेटली जो साइड से लग रहा है वो तो उतना ही रहेगा, सिग्मा 3। जो हमने कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया, कन्फाइनिंग
स्टैंड्स फॉर सी, तो सिग्मा सी कह दो इसको, सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा सी। ओके, पर आपको याद होगा ये वाला जो सिग्मा 1 है ना, इसको हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का नाम दिया था। मतलब सिग्मा 1 विल बी मोर, जब हमने मोहर सर्कल बनाया था और मोहर फेलियर एनवेलप बनाई थी, तब भी हमने सिग्मा 1 को ज्यादा दिखाया था। ठीक है, सिग्मा 1 जो आपकी सोम की टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर आपने पढ़ी है डेफिनेटली इट्स गुड, अगर नहीं पढ़ी तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं आपको समझा ही दूंगा। कंसेप्ट्स सब्जेक्ट मैंने सारे पढ़े हुए हैं, पर मैं आपको सिर्फ सॉइल पढ़ाऊंगा, राइट। सब्जेक्ट आते मेरे को सभी हैं। तो नाउ सिग्मा 1 इज व्हाट, ठीक है। सिग्मा 1 जो सोम की टर्मोलॉजीज है उसमें भी जो सिग्मा 1 है इट डिनोट्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 को हम डिनोट करते होते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। तो सिग्मा 1 होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 1 ज्यादा है इस सिग्मा 3 से। तो ज्यादा तो तभी होगा कि सिग्मा 3 से कुछ एडिशनल इस पे लगे। जो कन्फाइनिंग प्रेशर इसके ऊपर लग रही थी, डेफिनेटली ओके, इट वाज कन्फाइनिंग प्रेशर, चारों तरफ से लग रही थी, ओके। पर जब अगर हम ऑब्जर्व करें इस सॉइल पार्टिकल के स्ट्रेस एनवेलप को, राइट, इस स्ट्रेस एलिमेंट को कंसीडर करें, तो हमको ये नजर आता है कि जो ऊपर से स्ट्रेस लग रही है इट इज मोर देन जो साइड से लग रही है उसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ऊपर वाली स्ट्रेस ज्यादा है। तो ऊपर वाली स्ट्रेस तो तभी ज्यादा होगी अगर आप इसके ऊपर कुछ एडिशनल लगाओगे, राइट, एडिशनल लोड लगाओगे। जो पहले लगा हुआ है वो तो, पर एडिशनली कुछ लगाओगे तभी ये ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो एडिशनल जो ऊपर से आप लोड लगा रहे हो उसको हम एक्सियल लोड कह रहे हैं, राइट। उसी को डेविएटर लोड भी कह देते होते हैं। लिखूंगा ये चीजें मैं, अभी ब्लैक जो मेरा व्हाइट बोर्ड है उस पर इतनी जगह नहीं है, सारी चीजें लिखूंगा मैं, राइट। तो रबर मेम्ब्रेन हमने डाल दी थी, राइट। रबर मेम्ब्रेन हमने डाल दी, जो रबर मेम्ब्रेन हमने डाली थी उसका एक ये पर्पस था कि वो हमारा जो सॉइल सैंपल है उसको एनक्लोज करके रखे। जब यहां से हमने सेल फ्लूइड भेजा तो वो सेल फ्लूइड इसके अंदर ना चला जाए, बस इसको एक कन्फाइनिंग प्रेशर दे, ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने ये सारा कुछ सैंपल विद पोरस डिस्क एंड टॉप एंड बॉटम कैप हमने सारे को इसमें डाल दिया था रबर मेम्ब्रेन में, ताकि सेल फ्लूइड इंटरेक्ट ना करे हमारे सैंपल के साथ। जब कर दिया था तो स्टेज 1 हमने एक कन्फाइनिंग प्रेशर चारों तरफ से दिया है, उसमें या तो कंसोलिडेशन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, बेस्ड ऑन कि हमने ड्रेनेज वॉल को ओपन किया है या पोर वाटर मेजरमेंट के वॉल को ओपन किया है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। जब स्टेज 1 पूरी हो गई तब हम स्टेज 2 पे गए। स्टेज 2 में हमने एक एक्सियल लोड इधर से लगाया, ताकि जो इधर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 है उसको रेप्लिकेट कर सके। जो इधर एक्सियल लोड है दिस इज एन एडिशनल लोड ओवर दिस कन्फाइनिंग प्रेशर। एक एडिशनल लोड लग गया तो डेफिनेटली जो ऊपर से लग रहा है, जो पहले लग रहा था उसके एडिशन में लग गया तो कुछ ज्यादा हो गया, तो सिग्मा 1 को डिनोट कर रहे हैं। तो इसके फिर बाद में जो एडिशनल लोड लगा, उसके बाद जब एज ए फेलियर हमको इस सॉइल सैंपल में देखने को मिला, तब हमारा जो ये टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो डायल गेज की रीडिंग है वो एकदम से बैक होगी। इसकी कंप्रेशन जब हम डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया एक्सियल लोड है ना, उसको हम डेविएटर स्ट्रेस का नाम दे देते होते हैं। एक्सियल लोड को अगर हम स्ट्रेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम एक्सियल स्ट्रेस या डेविएटर स्ट्रेस का नाम दे देते होते हैं। तो डेविएटर स्ट्रेस के ऊपर जब इसकी एक डिफॉर्मेशन हो रही होगी इस सॉइल सैंपल की, जो उसकी ये दबरा होगा, डिफॉर्मेशन हो रही होगी, तो ऐसे डायल गेज एक तरफ मूव कर रहा है। जब एकदम से बैक किसने मारा तो हमको पता चल गया कि फेलियर हो गया। फेलियर सरफेस भी दिखेगा यहाँ पर, राइट। वी कैन मेजर फेलियर सरफेस सैंपल को बाहर निकाल के, राइट, वी कैन डू दैट। तो फिर जब फेलियर हो गया हमारे सॉइल का तो हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है।
राइट इस ये जो टेस्ट है ना ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट है सॉइल मैकेनिक्स में जो हमारे एटलीस्ट सिलेबस में है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स टेस्ट अगर कोई है तो दैट इज ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट, ठीक है ना। इसलिए इसको समझाने के लिए भी मैं काफी टाइम ले रहा हूं आपका, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। नो अब मैंने जो यहां पर चीजें आपको समझाई हैं और जो चीजें लिखी हैं उन सभी चीजों को मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हुए लिखना चाहता हूं, राइट। एक एक चीज हम साथ साथ पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी दिस। नो एक एक चीज पढ़ेंगे हम, एटलीस्ट उतना तो पढ़ेंगे ही कि आपके पेपर में जितना आएगा। इस टेस्ट में पढ़ने को और भी बहुत कुछ है, पर मैं आपको वो पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वास्ट टेस्ट है। जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा था दिस इज मॉडर्न, जो कन्वेंशनल रादर कन्वेंशनल ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट है। इसकी कुछ वेरिएशंस भी आए हैं मॉडर्न ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट, बट वो हमारे जो पेपर में आना है उसके स्कोप से बाहर की चीज है। ये जो टेस्ट है ना इसमें बहुत वेरिएशंस भी आजकल आ रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड। जैसे आईआईटी दिल्ली में भी एक एपरेटस है इसका, वो थोड़ा हटके है इससे, उसमें जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उसको ज्यादा सिमुलेट करने की कोशिश की जाती है। नाउ इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, सैंपल ये कैसा होता है। इट इज अ सिलेंड्रिकल सैंपल, जनरली डाया उसका होता है 38 mm एंड हाइट 76 mm, या तो ये होता है और डाया 50 mm एंड हाइट 100 mm, पर हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स डाया। ये आप दोनों में आपको देखने को मिलेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। नाउ ये तो हमने बात कर ली सैंपल की। पोरस डिस्क का क्या काम होता है, टॉप का बॉटम का क्या काम होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की हमको जरूरत नहीं है। मैं भी लिखता हूं कि रबर मेम्ब्रेन, रबर मेम्ब्रेन रबर मेम्ब्रेन, या इसको लेटेक्स मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया लेटेक्स उस इलास्टिक मटेरियल का नाम होता है जिससे ये रबर मेम्ब्रेन बनी होती है, जिसमें हम अपना ये प्रॉपर सैंपल रखते हैं, ठीक है। सैंपल विद पोरस डिस्क एंड टॉप एंड बॉटम कैप, सारे जो सेटअप है उसको रखते हैं। लेटेक्स मेम्ब्रेन, दिस रबर मेम्ब्रेन और लेटेक्स मेम्ब्रेन जो है इसका पर्पस मेनली होता है, वैसे तो इसके और भी पर्पस गिनाए जा सकते हैं, बट द मेजर पर्पस ऑफ दिस रबर मेम्ब्रेन इज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सेल फ्लूइड, जो कि जनरली वाटर ही यूज किया जा सकता है, एटलीस्ट जो हमारे स्कोप में है। ऑयल भी किया जाता है बट दैट इज नॉट इन आवर स्कोप। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सेल फ्लूइड इन द सॉइल सैंपल, उसके लिए जो इसका प्राइमरी पर्पस है ना वो यही है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सेल फ्लूइड इन द सॉइल सैंपल। और डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है हमारे सॉइल सैंपल। तो रबर मेम्ब्रेन और लेटेक्स मेम्ब्रेन उसका क्या काम होता है वो हमने समझ लिया। उसके बाद स्टेज 1 में हम डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, फिर स्टेज 2 आएगी, पर स्टेज 1 भी शुरू करने से पहले
हम कई बार क्या करते हैं, बैक प्रेशर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम बैक प्रेशर देते हैं। बैक प्रेशर, बैक प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, this is the pressure that is induced to prevent any air pockets, to prevent any air pockets। मैं कुछ अच्छी भाषा का इस्तेमाल यहां पे करना चाहता हूं, राइट, इसलिए एयर पॉकेट्स का नाम दे रहा हूं मैं यहां पर, टू प्रिवेंट एनी एयर पॉकेट्स। This is the pressure that is induced to prevent any air pockets and saturate the soil sample fully, and fully saturate the soil sample. All right, and fully saturate the soil sample. तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, बैक प्रेशर का। और ये बैक प्रेशर निकल पाए, राइट, नो, बैक प्रेशर निकल पाए, रादर इसमें से जो एयर पॉकेट्स, जो एयर है वो निकल पाए, उसके लिए हम एयर ब्लीड वॉल्व जो यहां पर ऊपर अटैच थी उसका हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। पर सबसे पहले मैं ये भी बात कर लूं कि जो बैक प्रेशर, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ बैक प्रेशर, इसको हम ट्रीट क्या करके चलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि बैक प्रेशर कैसे हम ट्रीट करते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। दिस बैक प्रेशर, ये जो मैं आपको करा रहा हूं, इसको करने के बाद आपके लोअर लेवल एग्जाम से लेके टॉप लेवल एग्जाम कुछ भी हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। This back pressure is treated as excess pore water pressure, excess pore water pressure if given, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये नहीं गिवन तो फिर आप इसको जीरो लेके चलो। नाउ my green marker, it is somewhat displaced, but no worries, I have other markers। if given, अगर नहीं दिया तो आपको जीरो लेके चलना है, राइट, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो। अगर नहीं दिया तो बैक प्रेशर दिया तो ट्रीट इट एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अगर नहीं दिया तो अदरवाइज यू हैव टू टेक इट एज इक्वल टू जीरो। इसको इग्नोर करके चलना है, कहने का ये मतलब है कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। नाउ आई शुड प्रोबेबली रब दिस, तो ट्रायंगल ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी रब कर दूंगा मैं, तो ऊपर वाले इसको, जगह हमारे पास और बच जाएगी। नाउ लेट मी, एयर ब्लीड वॉल्व, एयर ब्लीड वॉल्व, इसका क्या पर्पज होता है। एयर ब्लीड वॉल्व, इट helps to exit the air entrapped in the saturated soil, saturated soil sample। जनरली जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज ऑफ सैचुरेटेड क्ले, जो हम उस पर भी परफॉर्म कर लेते हैं और प्रॉपर इसका एक ग्राफ भी देखेंगे विच इज नॉट फुली सैचुरेटेड, ठीक है, विच इज पार्शियली सैचुरेटेड क्ले, उसका भी हम ग्राफ देखेंगे। बट जनरली जो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं इट इज डन ऑन सैचुरेटेड क्ले, ठीक है। नाउ
It helps to exit the air entrapped in the saturated soil samples. और वैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट है दिस इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन सैचुरेटेड क्ले, और क्ले पे किया जाता है, बट सैंड में भी कर सकते हैं, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए हमको और कुछ एक्स्ट्रा हमको चीजें कॉर्पोरेट करनी पड़ती है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं की है, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्कोप वाली बातें हैं। ठीक है, हाँ जब सैंड के ऊपर टेस्ट करते हैं तब इसका ग्राफ कैसा बनता है वो हम जरूर पढ़ेंगे। नो, एयर ब्लीड वॉल, उसका पर्पस हमने कर लिया कि बैक प्रेशर से जब हमने उसको सैचुरेट कर दिया तो एयर को कहीं ना कहीं से रास्ता चाहिए निकलने के लिए, तो जो एयर ब्लीड वॉल्व है उससे एयर बाहर निकल जाएगी हमारे सॉइल सैंपल में से। ठीक है, नो, एयर ब्लीड वॉल्व यहां पर आपका ये खत्म हो गया जो मेनली एपरेटस का रिलेटेड चीजें थी। अब हम इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी उससे रिलेटेड चीजें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेज 1 पर हम चले जाएंगे। स्टेज 1, ठीक है, इस स्टेज 1 में हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को पूरी तरीके से, सॉइल को चारों तरफ से हम कन्फाइन कर रहे हैं ताकि जो यहां पर Z डेप्थ पे सॉइल का पार्टिकल है वो चारों तरफ से इट इज कन्फाइंड बाय सॉइल इटसेल्फ, उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग सेल्फ फ्लूइड। तो स्टेज 1 इसको हम कह रहे हैं कन्फाइनिंग प्रेशर जो लगा रहे हैं उसकी वजह से कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज। ओके, नाउ स्टेज 1 में जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन, फर्स्ट वॉल्व, ड्रेनेज वॉल्व ओपन, ड्रेनेज वॉल्व ओपन। इस ड्रेनेज वॉल्व ओपन से क्या होगा, इसको अब मैं रब कर देता हूं, दिस वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ड्रेनेज वॉल्व ओपन से क्या होगा, डेफिनेटली ड्रेनेज होगी तो जो एक्सेस आपने स्ट्रेस दे दी है जिसको आप कन्फाइनिंग प्रेशर यहां पे कह रहे हो, तो वो कन्फाइनिंग प्रेशर इट विल ट्रांसफर टू सॉइल सॉलिड्स, राइट। तो ड्रेनेज वॉल ओपन कर दी तो डेफिनेटली ड्रेनेज होगी तो कंसोलिडेशन होगी हमारे सॉइल, कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल सैंपल होगी, दैट विल हैपन, कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल सैंपल, कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल सैंपल हुई तो डेफिनेटली here the other valve will be closed, pour water measurement valve वो यहां पर हम बंद रखेंगे, measurement valve उसको हम यहां पर बंद रखते हैं, valve will be closed। ठीक है, तो उसकी कंसोलिडेशन होगी तो यहां पर हमारी अगर कंसोलिडेशन हो रही है तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली हमारे पास एक और हो सकता है, दैट इज ड्रेनेज वॉल्व हम क्लोज ही रखें, ड्रेनेज वॉल्व हम क्लोज रखें, ड्रेनेज वॉल्व क्लोज, उससे क्या होगा, दैट कंसोलिडेशन विल नॉट हैपन, कंसोलिडेशन विल नॉट हैपन, क्योंकि अगर ड्रेनेज वॉल्व क्लोज होगी तो पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, क्योंकि कंसोलिडेशन तभी होती है जब एक स्टैटिक स्ट्रेस हमारे सॉइल सैंपल के ऊपर जो लग रही है उसकी वजह से पोर वाटर बाहर निकले, तभी कंसोलिडेशन होती है हमारे सॉइल सैंपल की। तो कंसोलिडेशन विल नॉट हैपन। कंसोलिडेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आपने कंसोलिडेशन वाले मेरे लेक्चर नहीं देखे हुए
तो डेफिनेटली आप उनको रेफर करके आपके कंसोलिडेशन के सारे डाउट्स एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. कंसोलिडेशन विल नॉट हैपन, राइट. कंसोलिडेशन नहीं होगी. और इसमें फिर आप पोर वाटर मेजर करोगे, राइट. पोर वाटर डेवलप हो रहा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है और उसको आप मेजर करेंगे. और मेजर आप करोगे तो पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व, पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व विल बी ओपन हियर, विल बी ओपन. ठीक है. तो या तो इसकी कंसोलिडेशन हो जाएगी या नहीं होगी. ठीक है. हो रही है नहीं हो रही है दैट विल डिपेंड ऑन कि आपने जो ड्रेनेज वॉल्व है उसको ओपन किया है या जो पोर वाटर मेजरमेंट वाली वॉल्व है उसको ओपन किया है. ड्रेनेज वॉल्व को ओपन करोगे तो कंसोलिडेशन हो जाएगी. तो अगर आपने ड्रेनेज वॉल्व ओपन किया तो डेफिनेटली जो पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व है उसको क्लोज करोगे. अगर ड्रेनेज वॉल्व को क्लोज कर दिया तो कंसोलिडेशन नहीं होगी. ड्रेनेज वॉल्व को क्लोज किया है तो डेफिनेटली जो पोर वाटर मेजरमेंट वाली वॉल्व है उसको ओपन करोगे ताकि आप पोर वाटर उसका मेजर कर सको. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना बन रहा है उसको आप मेजर कर सको, राइट. तो विद दिस आवर फर्स्ट स्टेज विल बी कंप्लीटेड. अभी हमने अगर जो स्टेज 1 को अगर मैं बताऊं कि सॉइल सैंपल जो हम एक स्ट्रेस एलिमेंट बनाते होते हैं ना उसके फॉर्म में बताऊं तो अभी तक हम कहां पे पहुंचे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं. अभी तक हम यहां पे पहुंच गए कि हमने चारों तरफ से एक कन्फाइनिंग प्रेशर दे दिया, सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी और सिग्मा सी. ये कन्फाइनिंग प्रेशर सेल फ्लूइड की मदद से हमने चारों तरफ से अपने सॉइल सैंपल के ऊपर दे दिया है. अभी तक हम यहां पे पहुंच गए और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपको पता है कि ऊपर से हम एक एडिशनल लोड लगाएंगे. ऊपर से लगा रहे हैं एक एडिशनल स्ट्रेस तो नीचे से भी लगेगा. जो पेडेस्टल है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऊपर से लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए नीचे से भी लगेगा वो, राइट. वो पेडेस्टल देगा जिसपे हमने इस मेम्ब्रेन को फिट किया हुआ है, राइट. तो अभी तक हम यहां पे पहुंच गए. तो ऊपर से होगा जो भी होगा, राइट. तो ऊपर और नीचे से होगा. ये साइड वाली उतनी रहेगी, साइड वाली उतनी रहेगी. साइड वाली को हम अपने स्ट्रेस एलिमेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या थी वो, यहां से सिग्मा 1 थी पर साइड में क्या थी सिग्मा 3. साइड वाली उतनी ही रहेगी. मतलब जो सिग्मा सी है इट इज नथिंग बट सिग्मा 3. सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा 3. सिग्मा सी इट इज नथिंग बट सिग्मा 3. सिग्मा 3 सिग्मा 3. मतलब अभी तक हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि चारों तरफ से हमने सिग्मा 3 प्रेशर लगा दिया विच इज इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय सेल फ्लूइड विच इज वाटर. ठीक है. नो, अब हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है. चाहे आपने ड्रेनेज वॉल्व खोली हो या ना खोली हो, स्टेज 1 आपने कंप्लीट कर ली है. दैट विल डिपेंड ऑन योर टेस्ट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. कैसे कौन सा टेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ ये हमने स्टेज 1 अभी कंप्लीट कर ली है. अब हम चलते हैं स्टेज 2 के ऊपर. नाउ विल मूव टू स्टेज 2. Stage 2. This stage is known as deviator stage और shear stage. shear क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर ही हमारा सॉइल shear होगा. डेविएटर स्टेज और shear स्टेज. डेविएटर स्टेज क्यों, क्योंकि जो हम एडिशनल ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हैं दैट इज नोन एज डेविएटर स्ट्रेस, राइट. बिकॉज दिस स्ट्रेस इज डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज जनरली बीइंग अप्लाइड टू आवर सॉइल. ठीक है. इसलिए हम इसको डेविएटर स्ट्रेस भी बोल देते हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा ये सॉइल सैंपल है इसके ऊपर जो पहले से सिग्मा सी, यहां पर मैं सिग्मा सी ही लिख देता हूं. आपको पता है कि वो सिग्मा डी के इक्वल है, ओके. बट
सिग्मा सी ही लिख देता हूं, सिग्मा सी, सिग्मा सी, सिग्मा सी एंड सिग्मा सी। दिस सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा 3, दिस यू नो। अब इसमें मैं एडिशनल ऊपर से सिग्मा डी लगा रहा हूं, प्लस सिग्मा डी प्लस सिग्मा डी, तो ऐड करके टोटल अब ये कितने क्या बन जाएगी, सिग्मा 1। टोटल जो ऊपर से स्ट्रेस लग रही थी स्ट्रेस एलिमेंट में, अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, उसको हम क्या कहते थे, सिग्मा 1। तो सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी जो कि हमारा बन जाएगा इक्वल टू सिग्मा 1। नो, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसे होता है हमारे सॉइल में, उसी चीज को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रायंगल शीयर टेस्ट में, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम कैसे अचीव कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर आप ड्रेनेज वॉल्व आपकी ओपन है, डेफिनेटली आपने लगाया ओके, पर आपके ड्रेनेज वॉल्व इसमें ओपन है, तो इसमें आप इस स्टेज को कहोगे इट इज ड्रेन्ड स्टेज। कौन सी, स्टेज 2। स्टेज 2 की बात हो रही है अभी यहाँ पे, स्टेज 2। तो अगर ये ऐसा है तो यू विल से इट एज ड्रेन्ड। अगर ड्रेनेज वॉल्व आपकी ओपन है, ड्रेनेज वॉल्व ओपन, तो ड्रेनेज वॉल्व ओपन है तो डेफिनेटली इट इज, चाहे आप ये कह दो, तो जो पोर वाटर मेजरमेंट वाली वॉल्व है वो क्लोज होगी। पोर वाटर आप नहीं मेजर कर पाओगे क्योंकि बनने ही नहीं दे रहे, आप ड्रेन कर रहे, बनने ही नहीं दे रहे। पोर वाटर तो तब बनेगा ना जब इसको क्लोज करोगे ना, बनने ही नहीं दे रहे तो मेजर क्या करो, तो इसलिए उसको हम उस वॉल्व को क्लोज कर देते हैं, पोर वाटर मेजरमेंट, ताकि कुछ लीकेज का हमको कोई स्कोप ना हम रहने दें, कहीं से वाटर लीक कर सके। नो, वी डोंट वांट दैट। पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व वो क्या होगी, क्लोज होगी, राइट। नो, अब इसके बाद या तो ड्रेनेज वॉल्व ओपन होगी, अगर ड्रेनेज वॉल्व ओपन होगी तो हम उस केस में अपने जो टेस्ट है उसको क्या कहते हैं, ड्रेन। पर अगर ड्रेनेज वॉल्व है वो हुई क्लोज्ड, राइट, तो फिर दिस विल बी नोन एज अनड्रेन्ड। ड्रेनेज वॉल्व क्लोज हुई तो मतलब इसकी ड्रेनेज नहीं होने दे रही, नहीं होने दे रही तो अनड्रेन्ड। तो फिर आप इस टेस्ट को अनड्रेन्ड का नाम दोगे। और ड्रेनेज वॉल्व क्लोज है तो डेफिनेटली पोर वाटर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इसमें बनेगा, तो उसको मेजर करने के लिए पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व जो होगी इट विल बी ओपन, राइट। तो ये यहां पर ओपन होती है, पोर वाटर मेजरमेंट वॉल्व इज ओपन। वॉल्व, यहां पर वॉल्व लिखना रह गया था, वॉल्व इज ओपन, ताकि आप पोर वाटर इसका मेजर कर पाओ, जो एक्सेस पोर वाटर इसमें डेवलप हो रहा है। तो यहां पर आपकी जो सेकंड स्टेज है, डेविएटर स्टेज और शीयर स्टेज, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जब आपका ये सैंपल फेल हो गया तो आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो भी हमने पढ़ा है, 2 स्टेजेस हमने जो पढ़ी हैं, उसको मैं ब्रीफली यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। हमने 2 स्टेजेस पढ़ ली, उस 2 स्टेजेस के बेस के ऊपर हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। बट फर्स्ट लेट मी चेक द टाइम। टाइम बहुत ज्यादा टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड हियर, तो इट्स 54 मिनट्स, बट स्टिल आई थिंक आई कैन, नो रादर नॉट, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम चला जाएगा। तो यहां पर हमने मेनली डिस्कस, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वो ट्रायंगल शीयर टेस्ट के apparatus के जो मेन कंपोनेंट्स हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम जा नहीं सकते थे, पर जितना डिटेल में, इससे बाहर
किसी भी पेपर में लोअर से लोअर लेवल से लेकर हायर से हायर लेवल तक आई डोंट थिंक कि पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे बाहर। तो जो भी अप्रेंटिस था और अप्रेंटिस से जुड़ी हम जैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उसको कंपैक्टेड फॉर्म में मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट है इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, उस वेरिएंट्स के हिसाब से जो हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 डिस्कस किए हैं इसके हिसाब से इसके कौन कौन से वेरिएंट्स पॉसिबल हैं, कैसे इसके हम कंप्यूटेशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर जैसे आएंगे उसको थोड़ा हम और आगे डिस्कस करेंगे और आई होप कि अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वी एंड आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर attending this beautiful lecture. Thank you very much. Goodbye.